अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। दूसरे सबक के कुछ इख्तितामी जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाक भारत जंग 1965। अच्छा, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये अयूब ख़ान का जो दौर है ये उसके वाक़यात हम बयान करें। पहले हमने मार्शल लॉ के असबाब का तज़किरा किया, मार्शल लॉ के असबाब का तज़किरा किया। फिर हमने उसके बाद जो बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम 1962 का आइन वो भी उसमें शामिल था। 1962 के आइन और साथ में हमें बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम, फिर हमने 1965 के इंतखाबात का भी जायज़ा लिया कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को जिसमें शिकस्त हुई। 80,000 बुनियादी जमहूरियत को जो इदारा था, BD मेंबर्स थे, वो अयूब ख़ान के लिए बड़ा आसान था कि वो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी जो है वो मजबूत रखता। और 1962 के आइन ख़ुद इस चीज़ की एक दलील थी कि अगर पूरा मुल्क ही शायद एक तरफ हो के अगर कहता कि आइन में ये तरमीम कर दी जाए, ये मैं मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ, और अगर अयूब ख़ान सिर्फ कह देते कि नहीं हो सकती, तो उस चीज़ के ऊपर क्या कन्फर्मेशन थी कि वो तरमीम नहीं हो सकेगी, आइन में वो चीज़ जो है वो निकाली या शामिल नहीं की जा सकती। तो ये उस्तवार नौयत का 1962 का आइन। और दूसरी तरफ ये था कि अयूब ख़ान के हुकूमत के ऊपर लोगों का एतमाद काफ़ी ज़्यादा इस वजह से था कि जो पहले इब्तदाई साल थे पाकिस्तान के 1956-57 तक, उनमें सियासी पसमंज़रनामा जो था वो इंतहाई बिगाड़ का शिकार रहा। मुस्लिम लीग की जमात काफ़ी हिस्सों में बट गई, इंतखाबात मुनक्किद नहीं किए जा रहे थे, कवानीन जो थे ख़ासतौर पाकिस्तान का अपना आइन नहीं बन पा रहा था, और सियासी जमातों के दरमियान जो तनाव की सूरत हाल थी और तब्दील होती हुई वज़ीर-ए-आज़म, ये तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही थी कि आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। जब सियासी और इस किस्म के इंतज़ामी मामलात ही दुरुस्त नहीं होंगे तो आवाम के ख्याल किस तरीके से आएगा। अब जब 8 अक्टूबर को जब मार्शल लॉ लग गया, उसके बाद अवाम बहुत खुश थे कि एक फ़ौजी लीडर आ गया और वो हमारे मसाइल को हल करेगा। पाकिस्तान अब एक बंदे के हाथ में होगा जो यकीनन पाकिस्तान को, क्योंकि फ़ौज पाकिस्तान की बेहतरीन इदारा शुमार की जाती है, तो वो अब पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। गोया कि हम ये बात अगर इखलाकी जवाज़ की सूरत में लें तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जमहूरियत को पसंद किया गया है आमरीत से। आमरीत में एक शख्स की हुकूमत होती है और एक शख्स के गिर्द पूरे मामलात गर्दिश करते हैं, उनको दूसरों का कुछ ख्याल नहीं होता, ना ही वो अवामी राय से आया होता है, जबकि जमहूरियत को पसंद किया गया। बहरहाल क्या हुआ कि 1962 का आइन और फिर 1965 के इंतखाबात, उसमें फ़ातिमा जिन्ना की शिकस्त ये इशारा कर रही थी। पाकिस्तान के जो इशारे थे तरक्की की तरफ वो बेहतर दिखाई दे रहे थे, और दूसरे 5 साल मनसूबा में जो अहदाफ हासिल हुए वो छुपे हुई नहीं है। आज भी उसको पाकिस्तान की बेहतरीन 5 साल मनसूबा जो है वो कहा जाता है, और वो अयूब ख़ान के दौर के वाक़यात हैं। खैर 1965 की हमने वो बात की। अब जो पाकिस्तान की तारीख़ की वो जंग जो हम सब फ़ख्र से जिसको बयान करते हैं, और यकीनन फ़ख्र करना भी चाहिए, हर साल उसको, उस जंग को जब से हुई और फिर पाकिस्तान की कामयाबियाँ 7 सितंबर, 8 और 9 सितंबर को उसको याद रखा जाता है। खैर ये एक ही रोज़ा जंग थी, 23 सितंबर को ख़त्म हुई। पाकिस्तान ने जंग कैसे लड़ी और हुआ क्या? सबसे पहले यानी कि पाकिस्तान और भारत की जंग 1965, इसकी सबसे पहले हम लिखेंगे इब्तदा। सात सितंबर को 3 बजे के करीब सुबह के भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान के मगरबी हिस्से का बॉर्डर जो है वो क्रॉस करके लाहौर और कसूर पर हमला कर दिया। अब ये महाज सुबह 3 बजे अचानक शुरू हुआ, क्योंकि ये एक पॉलिसी थी हिंदुस्तान की कि वहाँ पे इलेक्शन जब भी होते थे उनको कोई ना कोई ऐसा, एक कांग्रेस वालों ने इस बार ये बात रचाई कि क्यों ना पाकिस्तान को फ़तह किया जाए और वो इलाका भी फ़तह हो जाएगा और वोट भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, बल्कि आने वाले 15-20 साल जो हैं वो बड़े आसानी से आवाम से वोट हासिल किया जा सकता है। इस पर इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, क्योंकि इससे पहले कुछ चीज़ें जो ज़मीनी हक़ाइक़ पर हैं तो लेकिन वो हमें बताई नहीं जाती इतनी खैर तफसील से। ये वाक़या 7 सितंबर को नहीं, लेकिन कश्मीर के महाज पर कुछ वाक़यात तकरीबन 23 अगस्त से जो है वो शुरू होना, यानी कि शुरू हो चुके थे 23 अगस्त को।
आज़ाद कश्मीर और इन सेक्टर्स में अच्छी खासी झड़पें हो रही थी और कुछ पाकिस्तानी इलाकों पर उन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया था, आज़ाद कश्मीर का जो इलाका था उस पर। अब हालात जब देखे गए थे वो बिगड़ने लग पड़े और वो बिगड़ते बिगड़ते उस हालत तक पहुंच गए कि पाकिस्तान, ये तो चले लाइन ऑफ कंट्रोल थी, ठीक है, यानी कि ये कोई प्रॉपर बॉर्डर नहीं था जिसको हम बैनुल अक़वामी बॉर्डर कहते हैं आज़ाद कश्मीर का, क्योंकि कुछ हिस्सों में पाकिस्तान कब्ज़ा कर रहा था, कुछ पे वो कब्ज़ा कर रहे थे, तो ये सिलसिला चल रहा था वहाँ पर। लेकिन और आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल क्यों बनाया गया था? ये जब कश्मीर का तनाज़ा 1948 में पहली जंग हुई तो उसमें क्या हुआ कि कश्मीरी अवाम तो उठ खड़ी हुई है कश्मीरी भारतीय फौजकशी के ख़िलाफ़। पाकिस्तान ने भी उसको भरपूर साथ दिया क्योंकि कश्मीरी चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ रहें। उन जोग्राफियाई, लिसानी, हर मजहबी हर लिहाज से वो पाकिस्तान के साथ ही मैच करता है वो इलाका। खैर क्या हुआ कि आज़ाद कश्मीर का जो इलाका जो है जहाँ तक वो फतह हो चुका था, भारत इस मामले को सलामती कौंसिल में ले गया, करारदाद पास हो गई, जंग बंदी की गई। अब जंग जिस इलाकों पर बंद हुई वो लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया, यानी कि हमने इस लाइन को कंट्रोल लाइन के ज़रिए समझना कि इस पर एक कंट्रोल होगा कि जिन इलाकों में भारत मौजूद है वो वहीं तक रहेगा, पाकिस्तान जिन इलाकों में मौजूद है पाकिस्तान वहीं तक रहेगा, आगे नहीं बढ़ा जाएगा। बहरहाल इसकी वायलेशन होती रहती हैं जो आपको पता है, ख़बरों का हिस्सा बनती रहती हैं कि भारतीय अफवाज के फ़लाँ सेक्टर में उन्होंने फायरिंग की है, बमबारी की है, कुछ भी, लेकिन वो लाइन ऑफ कंट्रोल वहीं पर रहती है, ना हम उधर क्रॉस करते हैं ना वो हमें क्रॉस करते हैं। ये तो हो गई लाइन ऑफ कंट्रोल की बात। जो बैनुल अक़वामी सरहद है वो अबूर कर गया भारत 7 सितंबर 1965 को, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसके बाद अयूब खान की तारीख़ी तकरीर का कुछ हवाला है। सदर हाँ का खिताब। अच्छा, ये खिताब सदर अयूब खान का हमारी कौम से, कि उन्होंने कहा, पाकिस्तानी कौम से खिताब करते हुआ कि दुश्मन ने पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमला कर दिया, हमारे गयूर फ़ौजी जवान जो हैं, हमारी मुसल्लह अफ़वाज जो हैं उनको पसपा करने के लिए आगे बढ़ गए और उनके अंदर बहादरी का जज्बा शहादत से वो सरशार हैं और भरपूर बहादरी का वो मुजाहरा करेंगे और दुश्मन को उसके नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। और उन्होंने कहा कि मैं भारतीय हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस कौम को ललकारा है वो उसके नताइज ज़रूर देखेंगे कि ये कैसी कौम है। अब इस तकरीर ने जैसे पाकिस्तानी कौम को बता दिया, यानी कि रेडियो पाकिस्तान, और उसके बाद हम कहते हैं कि टेलीविज़न पर ये तकरीर नशर हुई, अयूब खान ने बता दिया कि भारत ने पाकिस्तानी सरजमीन पर हमला कर दिया है कसूर और लाहौर सेक्टर पे, और पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज उनको पसपा करने के लिए आगे बढ़ गए हैं और वो दुश्मन को शिकस्त देंगे ही। उनके अज़ाइम ऐसे हैं, शहादत का जज्बा है और वो किसी भी सूरत में दुश्मन को उनके इरादों में कामयाब होने नहीं देंगे। अब हुआ क्या, इस जंग के कुछ वाक़यात हैं जिसमें हम देखते हैं कि बहरी, बरी और फ़िज़ाई, ये तीन जो हमारे पास अफवाज थी उनके हवाले से हम बात कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर एक नाम आते हैं और वो यकीनी तौर पर लिखना चाहिए, और वो है मेजर राजा अजीज़ भट्टी। आपको मैं बताता हूँ कि जब ये वाक़या अयूब खान को पता चला, वो रातों रात अपने हेलीकॉप्टर पे फैसला यानी कि एबटाबाद से वो लाहौर आया और यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान से उसने क्या किया कि ख़िताब किया और उनको कहा कि मैं अगर
वो शख्स हूँगा कि मैं पहला बम बांधूँगा अगर मुझे दुश्मन की तरफ जाना पड़े। तो क्या कोई और भी इसके लिए तैयार है? तो पूरी सारी की सारी अफवाज जो है इस चीज़ के लिए तैयार होगी। मैं आगे कुछ वाक़यात बताता हूँ जो हमको हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद करते हैं। ये पाकिस्तान जिसमें आज करप्शन है, जिसमें आज हालात ख़राब हैं, जिसमें आज एहसास ख़त्म हो चुका है, मोहब्बत वतन और हमारा नज़रिया वो कहीं ना कहीं दब चुका है। ये जंग के वाक़यात, ये उन चीज़ों को बताना चाहिए कि हमने पाकिस्तान किस मुश्किल से हासिल किया और इसको किस मुश्किल से बचाया है खुदा के फजल करम से। ये जहाद की कॉल थी और जब ये वाक़या हो गया तो मेजर अजीज़ भट्टी अपनी एक बटालियन के साथ वो थे BRB नहर पे। ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तकरीबन वो सरहद जो है पाक भारत उससे दूर ये नहर है। अब ये इसी नहर पर ये शहादत नसीब हुई मेजर अजीज़ भट्टी ने। क्यों इनको शहादत का, एक तो उनको निशान हैदर इस वजह से दिया गया। वो क्यों निशान हैदर दिया गया? क्योंकि उन्होंने कई दिनों तक दुश्मन की पेशकदमी को BRB नहर तक रोकी रखा। उनको वो नहर क्रॉस नहीं करनी थी। अपने से कई गुना बड़े मुल्क को यूँ रोके रखना को आसान बात नहीं थी, लेकिन जवामर्दी और शहादत का जज्बा, और फिर हम मुसलमान हैं, सबसे बड़ी बात है अल्लाह की नुसरत साथ थी। और हम लोगों ने उस एक दुश्मन को अपनी सरज़मीन में दाखिल ही ना होने दिया, बल्कि उनको धकेलते फिर चले गए। पहले वहाँ पर उनको पसपा किया, BRB नहर क्रॉस ना करने दी, और वहीं पर इस वतन के बेटे ने शहादत नसीब की और उनको इस एजाज़ में निशान हैदर जो है वो अता किया गया। हम देखते हैं कि ये यहाँ पर जो वाक़यात हुए, परी जंग का एक वाक़या बड़ा जो आप देख सकते हैं कि वो लाहौर कसूर का इलाका, एक राजस्थान के इलाके में उन्होंने वहाँ पर कोशिश की आने की, लेकिन पाकिस्तान के वहाँ पर जो गयूर फ़ौजी जवान मुसल्लह अफवाज और साथ में गयूर वहाँ के जो लोकल्स थे, वहाँ के जो इलाके के जो लोग थे, वो भी साथ शामिल हो गए और पाकिस्तान राजस्थान के मकाम पर भी भारत को वहाँ पर शिकस्त दी, बल्कि उनके कुछ इलाके उनसे भी छीन लिए जो उनके थे, उन इलाकों में दाखिल हो गए। अच्छा, इसके बाद हम एक महाज देखते हैं जो दुनिया के यादगार महाज़ों में से एक है। मैं उसका थोड़ा सा तज़किरा करता हूँ। चविंडा। चविंडा का महाज, इसको अभी भी आप जाए ना, सियालकोट के साथ था के इलाका, दुनिया की बड़ी ज़मीनी जंग, यानी कि आप समझ लें कि जंग अज़ीम दोम के बाद ये दुनिया की एक सबसे बड़ी ज़मीनी जंग थी। इसको चविंडा का महाज कहते हैं। दुनिया की टैंकों की सबसे बड़ी जंग दूसरी जंग अज़ीम के बाद इसको चविंडा की महाज कहा जाता है। चविंडा के महाज पर भारत ने बेतहाशा सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों से पाकिस्तान के ऊपर उस तरफ से हमला कर दिया। किस साइड से? सियालकोट, चविंडा का मगर। अब चविंडा आप जाएँ तो वहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेव यार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स, ग्रेव यार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स। तो उनको कैसे कब्रिस्तान वहाँ पर बनाया गया, ये खैर तारीख़ का हिस्सा है। एक छोटा मुल्क लेकिन बहादुर अफवाज, उन्होंने वहाँ पर ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि दुनिया दंग रह गई। दुनिया के दिफाई तजियाकार हैरान हो गए कि अपने से कई गुना बड़ा दुश्मन और पास अपने यानी कि टेक्निकल सपोर्ट भी बहुत कम। अगर उनके पास 100 टैंक, हमारे पास 20 टैंक। उनकी ज़मीनी जो कहते हैं ना कि पैदल मार्च करने वाली जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी, पाकिस्तान की कम थी। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है जज्बे की, यहाँ पर बात आ जाती है मज़हब की, यहाँ पर बात आ जाती है एक खुदा पर यकीन की, और यहाँ पर बात आ जाती है शहादत के जज्बे की अहमियत की। कितनी वतन के सपूतों ने अपने जिस्मों के साथ बम बांध करके, वो बम किसी चीज़ के ज़रिए उन पर फेंक तो नहीं सकते थे, लेकिन उनके पास ऑप्शन था कि अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर उन टैंकों के नीचे लेट जाएं, और ऐसा ही किया गया। दुश्मन पर ऐसी कारी ज़रब लगाई गई कि उसको आज तक वो याद है। 1965 की जंग में चविंडा के मकाम जो हमला हुआ, वो चाहते थे कि पाकिस्तान की जो GT रोड है उसको सप्लाई लाइन थी वो काट दी जाए, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और शहादत के
जो सपूत थे जिन्होंने शहादत हासिल की, उन्होंने ये काम नहीं होने दिया, बल्कि चविंडा के महाज पर दुश्मन को इतना भारी नुकसान पहुँचाया कि उसको वहाँ से पसपा होना पड़ा। और ये पसपाई छोटी चीज़ नहीं थी, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को एक छोटी सी फ़ौज ने वहाँ से पीछे धकेल दिया और चविंडा के महाज पर जो उन्होंने हमला किया था उसको नाकाम बना दिया गया। इसके बाद अब बहरी जंग का तज़किरा करें। बहरी जंग का तज़किरा करें तो वहाँ पर जो भारतीय जो हम कहते हैं समंदरी जहाज़ थे, उन्होंने पाकिस्तान के जो इस तरफ हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने उस हमले को पसपा किया। बल्कि क्या किया कि वहाँ पर द्वारका के मशहूर बहरी बेड़े यानी कि काठियावाड़ पर वहाँ का द्वारका का उनका एक मशहूर बहरी बेड़ा है अड्डा, उसको ठीक ठीक निशाना लगाकर उसको तबाह कर दिया, द्वारका के अड्डे को, जो कि उनका काठियावाड़ पर बहुत बड़ा एक बहरी अड्डा था। और ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की बहरी जंग के हवाले से अगर बात की जाए कि द्वारका का जो बहरी अड्डा है उसको पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों ने उसको तबाह कर दिया। ये 1965 की जंग के एक कामयाब वाक़या अगर हम उसको लिस्ट किया जाए कि वो बहरी जंग में क्या हुआ, तो पाकिस्तान उनका मशहूर द्वारका का बहरी अड्डा जो है उसको तबाह करके एक अजीम कारनामा जो है पाकिस्तानी बहरी अफवाज ने हासिल किया। इसके बाद हम बढ़ते हैं फ़िज़ाई जंग के हवाले से। देखा जाए तो पाकिस्तान की जो पाक फ़िज़ाई है वो भी पीछे ना रही, उसने आला पेशा वाराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के जहाँ पर बड़ी अफवाज अपना काम कर रही थी वो पसपा करने में कोशिश करती, वहीं पर पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई है उसने अपनी बड़ी फ़ौज का बेहतरीन साथ दिया और दुश्मन पर उनको महाज़ों से पीछे हटाने में कामयाब हुई और भारत में जाकर उनके जो हवाई अड्डे हैं उनको ठीक ठीक निशाना लगाया। इस जंग में जो MM आलम का नाम है वो नहायत ही बड़ा नाम है जो आज तक हम याद करते हैं, और कारनामा वो जो 1 मिनट में भारतीय फ़िज़ाइया के 5 लड़ाका तैयारे जो उन्होंने वहाँ पर मार गिराए, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उन्होंने इसी जंग में कायम किया। फ़िज़ाइया ने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया और भारत में जाकर वहाँ पर उनकी एयरबेसों पर हमला किया। वो रात की तारीकी में भी जाया करते थे, वो दिन की रोशनी में भी जाया करते थे, और ऐसे जाते थे कि दुश्मन बिल्कुल जो है वो उसके दांत खट्टे हो गए। ये जंग 23 सितंबर तक जारी रही और पाकिस्तान ने दुश्मन को अपने इलाकों में घुसने ना दिया, बल्कि उनकी कुछ इलाके हासिल कर लिए। ये जंग पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन बाब है, और पाकिस्तान ने ये 1965 की जंग यकीनी तौर पर अगर हम कहें कि आपने बेहतरीन पसपाई की, दुश्मन को पसपा करने पर कामयाब किया और वहीं पर उनके कुछ इलाके भी छीनने में कामयाब हुए। और पाकिस्तान ने जंग यानी कि 7 सितंबर को शुरू होने वाली जंग जो है वो 23 सितंबर को बिलाखिर इख्तिताम पजीर हुई। इसके बाद एक शेर मैं ज़रूर लिखना चाहूँगा इन शोधा के हवाले से, इस जंग की कामयाबी के हवाले से, कि दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत। ये उन शहीदों के नाम जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, नोश किया किसके लिए? हम लोगों के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए। ये शेर उनके लिए, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। शेर दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी
खुशबू वफ़ा आएगी। इसके बाद हम देखते हैं जंग के असरात। जंग के असरात के हवाले से जायज़ा लिया जाए तो जंग के असरात क्या थे कि पाकिस्तानी कौम दोबारा से मुत्तहिद हुई, कौम में जज्बा ईमानी जो है वो फ़रोग़ पाया, दुश्मन के ख़िलाफ़ इकट्ठे होने की सबूत दिया, तमाम इख्तलाफात को भुला दिया गया। सालकोट यानी कि अवाम के जोश खरोश को देखते हुए सालकोट, लाहौर और सरगोदा को इलाले पाकिस्तान, इलाले इस्तकबाल से नवाजा गया, यानी कि ये उनको एजाज़ जो है वो दिया गया इन 3 शहरों को। बाकी जो ज़ख्मी थे उनको खून उनके जो जिनके यानी कि आप समझ लें कि ब्लड जिनको ज़रूरत था, हमारे जो जवान हैं उन्होंने जाकर अस्पतालों में खून की एहतियात मुहैया की ज़ख्मियों के लिए। अयूब खान ने कौम से अपील की तो दिल खोल कर आवाम ने जो है वो चंदा दिया, फ़ंड दिया अपनी मुल्क के लिए, अपनी अफवाज के लिए, और जो कुछ यानी कि हमारा जो नुकसान हुआ, लेकिन खुशी इस बात की थी कि पाकिस्तान ने अपने ऊपर होने वाले हमले को पसपा कर दिया था। भारत ने रात की तारीकी में हमला करने की कोशिश की और उनका मशहूर था कि हम लाहौर जिमखाना में जाकर नाश्ता करेंगे। अगर आप उन जज्बात को नहीं देख सकते तो 27 फरवरी पिछले साल की याद कर लें। इमरान खान का खिताब देखें, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन उस वक्त के हालात देखें, उसमें अपोजिशन, हुकूमत, तमाम लोग तमाम इख्तलाफात को भुलाकर एक पेज पर थी। भारत ने पाकिस्तान की सरहद में आकर बम गिराए और वहाँ पर ISPR ने, जो हमारा जो इदारा है फ़ौज का जो राब्ता रखता है, वहाँ से सीधा पैगाम आया आसिफ गफूर साहब की तरफ से कि हम उनको सरप्राइज़ करेंगे और बदला तो ज़रूर लिया जाएगा। पूरा दिन 26 का वो इंतज़ार करते रहे कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया या पाकिस्तान क्या करने वाला है, और हम खुद इसी हमारे पास ये बिल्कुल एक तजस्सुस था कि आया पाकिस्तान अपना हमला या पाकिस्तान अपना बदला कैसे लेता है। और यकीनी तौर पर एक नाजुक सूरत हाल थी, 2 एटमी मुल्क आमने सामने थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी गैरत और जज्बा ईमानी और अल्लाह पर यकीन कि अगर वो दुश्मन कुछ भी करेगा तो हमारे पास वो ईमानी जज्बा है, हम लड़ेंगे। पाकिस्तान ने 27 फरवरी की सुबह, रात की तारीकी नहीं, 65 की जंग हो, वहाँ पे भी रात की तारीकी में भारत ने हमला किया, और 26 फरवरी की भी रात हो तो आप देखें कि उन्होंने रात की तारीकी में ही बम गिराए। लेकिन पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने सुबह के वक्त, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने जो टारगेट्स अचीव करने थे वो टारगेट्स अचीव किए, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा भी इनायत हो गया, और वो जो 2 जहाज़ जो है वो मार गिराए गए। ये तो उसका एक बैकअप था कि अगर यूँ हुआ तो क्या करना है। तो यकीनी तौर पर जब वो तैयारी पीछे है, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने उनको मार गिराया। और आज हम यहाँ पर 7 सितंबर और इन चीज़ों को याद में रखते हैं, और रखना भी चाहिए क्या हमारी आने वाली नस्लें हमारे शानदार तारीख़ को ना भूलें कि पाकिस्तान पर होने वाले हमले को पाकिस्तान ने कैसे उसको पसपा किया था और कैसे वो जंग जीती थी। 27 फरवरी को भी ये दिन जो है ये एक मुकम्मल, जिसको कहते हैं ना, जोश खरोश से मनाया जाता रहेगा। वो पाकिस्तान की उस दिन की बहुत बड़ी फतह थी। उस दिन दुश्मन को बता दिया कि तुम चाहे जितने ही बड़े हो, कितने ही तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन हमारे पास ईमानी जज्बा, खुदा पर यकीन है। UN की तकरीर में जो बेहतरीन अल्फाज थे इमरान खान के, वो भी उसमें याद रखिएगा कि अगर मुझे सोचूं कि एक हमसे इतना बड़ा गुनाह मुल्क है वो हमारे पर हमला कर दे तो हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे कि या तो हम उसके सामने पसपा हो जाएं, घुटने टेक दें। लेकिन कभी मैं खुद से सवाल करूं तो मुझे सामने आता है कि मैं कलमा गूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह एंड वी विल फाइट, और हम लड़ेंगे। और वहाँ पर जो इस्लामी ममालिक का जो डेस्क थे और पाकिस्तान के यहाँ से जो गए हुए थे लोग, वो सारे वहाँ पर भरपूर तरीके से तालियां बजाते हैं। और इस किताब में कितनी जगह पर तालियां बजाई जाती हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते। कौम का लीडर जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर इख्तलाफात से हट कर जब ऐसी बात करते हैं तो कौम मुनज़्ज़म होती है। आलमी दुनिया तक एक पैगाम जाता है कि हम लोग मुसलमान हैं। 1965 की जंग ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे ऊपर बहुत अच्छे असरात यूँ छोड़ गए कि इख्तलाफात को हटाया गया, आपस का इत्तेहाद जो है उसको बढ़ाया गया कि दुश्मन आइंदा भी अगर ना तो करेगा ऐसा कोई मसला, अगर करेगा तो पाकिस्तानी कौम नहायत
जाफिशानी और नहायत सरशारी के साथ मुकाबला करेगी और शहादत का जज्बा उनके अंदर है जो कि उनके अंदर नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो आइंदा भी दुश्मन को मुंह की खाने पर मजबूर करेगा। ये था हमारा बेटा आज का टॉपिक। तो अगले टॉपिक तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, ये शॉर्ट सा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया।